प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संविधान सभा के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के विषय में संविधान सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण इस प्रकार है। प्रस्तावना, जैसा कि आप सब जानते हो, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर प्रस्तावना में बदल दिया गया। इसके संबंध में छोटे छोटे विवाद हुए। इसके प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए में इस बात पर बल दिया गया कि भारत की अंतिम सत्ता जनता में निहित है और जनता की इच्छा से ही संविधान का निर्माण किया जा रहा है। कुछ संविधान निर्माताओं ने हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की है। हिंदू महासभा हम भारत के लोग शब्द की जगह हे ईश्वर या ईश्वर के नाम से शब्द जोड़ना चाहती है। इसी प्रकार एन साहा के अनुसार हम भारत के लोग शब्द समुचित नहीं हैं, क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है, लेकिन विशिष्ट समिति का अभिमत था कि भारत के लोग शब्द का तात्पर्य भारत की जनता है और संविधान सभा भारत की जनता के नाम पर संबोधित है। प्रस्तावना संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएगी। प्रस्तावना के इस अंश के आधार पर कुछ सदस्यों ने प्रश्न किया कि भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता कैसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि भारत तो एक संप्रभु देश है, जबकि राष्ट्रमंडल ब्रिटिश उपनिवेशों का एक समूह है, एक संघ है। तो ये भारत की प्रभुत्व संपन्नता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। लेकिन संविधान सभा के सलाहकार श्री B.N. राव ने इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल की धारणा में स्पष्टता विकास होता जा रहा है और वह उस स्थान पर पहुंच गया है जिसमें गणतांत्रिक देशों को स्थान दिया जा रहा है। सभा के कुछ सदस्य भारतीय संविधान को किसी विचारधारा विशेष से संबंध करना चाहते थे। इस हेतु प्रस्ताव रखा गया कि
समाजवादी शब्द जोड़ा जाए, लेकिन इस मत को अस्वीकार करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ने तर्क दिया कि आने वाली पीढ़ियों को एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बांध दिया जाना चाहिए। आगे चलकर के मौलिक अधिकारों पर भी सदस्यों का अलग अलग मत आता है। क्योंकि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की पूर्ति हेतु मौलिक अधिकारों को वाद योग्य और अवाद योग्य में बांटा गया है। ये विभाजन संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार श्री B.N. राव की सलाह पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों हृदयनाथ कुंजरू, प्रमोद रंजन ठाकुर, सोमनाथ लाहिड़ी आदि ने इस प्रकार के विभाजन का विरोध किया। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की आलोचना की गई। कुंजरू, हरि विष्णु कामत, सोमनाथ लाहिड़ी, बख्शी टेकचंद, महावीर त्यागी जैसे सदस्यों ने प्रतिबंधों का विरोध किया। विशंबर दलाल त्रिपाठी ने कहा था कि मताधिकार को छोड़कर संविधान के अंतर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन सरदार पटेल और N.G. रंगा जैसे सदस्यों ने प्रतिबंधों को औचित्यपूर्ण बताया। श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए अधिक चिंतित थे। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को लेकर भी संविधान सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण अलग अलग था। कुछ सदस्य नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक तत्वों का नाम देना चाहते थे तथा अनिवार्य क्रियान्वयन पर बल देते थे। काजी सैयद करीमुद्दीन, हरि विष्णु कामत, प्रोफेसर नासिरुद्दीन और प्रोफेसर KT शाह आदि ने इस बात पर बल दिया कि इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन अनिवार्य होना चाहिए तथा इनका जो शीर्षक है निदेशक के स्थान पर मौलिक होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष अनिवार्य क्रियान्वयन के पीछे निहित कमजोरियों को बताते हुए सभा के सदस्यों को संतुष्ट किया। क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए सभी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन संभव नहीं था। आगे चल कर के संघीय कार्यपालिका पर भी विवाद होता है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका का स्वरूप कैसा हो इसको लेकर के सदस्यों के मध्य मतभेद था। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग से जो चुनकर के आए थे या मुस्लिम जो सदस्य थे, वो चाहते थे कि स्विट्ज़रलैंड में जो कार्यपालिका का प्रकार है उसी प्रकार का की कार्यपालिका भारत में भी हो। कुछ अन्य सदस्य अमेरिकी ढंग की कार्यपालिका के पक्ष में थे, लेकिन ज़्यादा सदस्य संसदीय कार्यपालिका के पक्ष में थे। क्योंकि हमारा जो अनुभव था वो संसदीय
कार्यपालिका से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान संसद का गठन हुआ, द्विसदनीय संसद बनाई गई, अलग अलग सदनों में अलग अलग प्रकार से गठन किया गया था और मंत्री बनाए गए थे। इसलिए पंडित नेहरू ने कहा था कि हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल नहीं जा सकते। राष्ट्रपति का निर्वाचन। कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव हेतु वयस्क मताधिकार का समर्थन किया, लेकिन बहुमत इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के स्थान पर वास्तविक प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित हो सकता था। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों को अलोकतांत्रिक तथा संघवाद के प्रतिकूल कहा गया। श्री विष्णु हरि कामत ने इसकी तुलना जर्मनी के वीमर संविधान या वाइमर संविधान से की, जिसका लाभ उठाकर हिटलर तानाशाह बन बैठा था। अर्थात इनका कहना था कि इन शक्तियों का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति भी तानाशाह बन सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा। हालांकि आगे चल कर के इनका दुरुपयोग हुआ। संविधान सभा के जो सदस्यों की आपत्ति थी वो सच साबित हुई, लेकिन अंततोगत्वा आपातकालीन शक्तियों को संविधान में स्थान दिया गया। अब आ गया था उपराष्ट्रपति का पद। प्रोफेसर के.टी. शाह व मोहम्मद ताहिर चाहते थे कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव समान रीति से हो। डॉक्टर महमूद अली बेग उपराष्ट्रपति की पदच्युति के लिए दोनों सदनों के 2/3 मत की व्यवस्था चाहते थे। वयस्क मताधिकार। मौलाना आज़ाद वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करना चाहते थे, लेकिन नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद ने तर्क दिया कि वयस्क मताधिकार कांग्रेस द्वारा जनता को दिया गया एक वचन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। संघीय न्यायपालिका। प्रोफेसर के.टी. शाह ने न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक व स्वतंत्र रखने का मत रखा, लेकिन इसे अव्यवहारिक मानकर अस्वीकार कर दिया गया। निष्कर्ष। संविधान सभा के समक्ष अनेक मतभेद तथा वाद विवाद आए, जिनका समाधान सामंजस्य से किया गया। सभा में सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता को अपनाया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।